नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस बीच पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण की सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और दूसरे जरूरी उपकरण भी भारत को देगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को भी जल्द उपलब्ध करवाएगा। दोनों नेताओं के बीच ये भी बातचीत हुई कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिका के कितने बड़े साझेदार साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये भी तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एक रोज पहले एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बात की थी, जिसके बाद अमेरिका वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के लिए तैयार हो गया था। President spoke today with Prime Minister Modi of India, committing that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कोरोना संकट की वजह से दोनों देशों में बदले हालात पर चर्चा की। मैंने भारत को सहयोग देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार व्यक्त किया। मैंने वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाइयों की सप्लाई के मुद्दे पर भी बात की। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना के संकट का सामना कर पाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका के पूर्ण समर्थन का वादा किया। भारत हमारे लिए वहां था और हम उनके लिए वहां रहेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग के दौरान एक बूथ पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक गुट ने दूसरे गुट पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया और हाथों में डंडे लेकर दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। मतदान केंद्र के ठीक बाहर जंग का माहौल बन गया और जिस किसी के हत्थे विरोधी गुट के लोग चढ़े, उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस हंगामे में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। वहां से सामने आई तस्वीर में तो एक महिला बड़ा सा डंडा लिए विरोधियों पर हमला करती नजर आई। बताया गया कि हंगामे के बीच वहां कुछ लोगों ने फायरिंग भी की। फायरिंगबाजी बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और उसने लोगों को शांत करवाया। एक गुट ने आरोप लगाया कि दूसरे गुट के प्रधान पद के उम्मीदवार ने अपने समर्थकों से वहां फर्जी मतदान करवाने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। कोरोना से देश के बिगड़ते हालात और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। इसी मसले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच सुनवाई करेगी। खबर है कि केंद्र सरकार कोर्ट के सामने नेशनल एक्शन प्लान पेश कर सकती है। केंद्र सरकार कोर्ट को बताएगी कि ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और कमी को पूरा करने को लेकर सरकार की क्या नीति और तैयारी है। साथ ही सरकार ये भी बताएगी कि वो किस तरह से हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है। कोरोना संकट से बुरी तरह जूझ रही दिल्ली को छतरपुर में 500 बेड वाला एक और अस्पताल मिल गया। सरदार पटेल कोविड सेंटर नाम के इस अस्पताल में जल्द ही 200 आईसीयू बेड भी लगाए जाएंगे और खास बात यह है कि यहाँ सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी दी गई है ताकि कोरोना के मरीज अगर यहाँ इलाज के लिए लाए जाएं तो उन्हें परेशानी ना हो। राधा स्वामी सत्संग व्यास और भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली को एक और बड़ी सेंटर मिला है। लेकिन इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीजों को जिले के अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। अस्पताल के इस नियम की जानकारी बहुत से मरीजों को नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी भी मच गई। हमारा पेशेंट मर रहा है और ये अंदर कैसे लेंगे सर, कोई फोन नहीं उठा रहा है, बताओ हम क्या करें। हालांकि अस्पताल शुरू होते ही वहां एम्बुलेंस की लाइन लग गई।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और साथ ही मरीजों के बेहतर इलाज के लिए कई निर्देश भी दिए। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और उसकी कालाबाजारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। इस सुनवाई के समय कोर्ट ने शहर के सभी ऑक्सीजन का कारोबार करने वाले लोगों को मौजूद रहने का आदेश दिया है। इजराइल की पुलिस ने रमजान के महीने में यरूशलेम के पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद परिसर के पास लगे बैरिकेड हटा दिए। पूर्वी यरूशलेम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ है, लेकिन उस पर कब्जा इजराइल का है। पिछले साल इजराइल ने कोरोना वायरस की दलील देकर मस्जिद के पास बैरिकेड लगा दिए थे, जिसके बाद इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच का तनाव काफी बढ़ गया था। लेकिन जब इजराइल ने घेराबंदी हटाई तो फिलिस्तीनियों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इजरायली पुलिस की भारी तैनाती के बीच सैकड़ों की संख्या में लोग अल अक्सा मस्जिद के पास जुट गए और जश्न में नाचने गाने लगे। फिलिस्तीनियों ने बैरिकेडिंग हटने को अपनी जीत माना और उसे जताने के लिए अपना झंडा लहराने लगे। प्रदर्शनकारियों के जश्न को पुलिस काफी देर तक तो दूर से ही चुपचाप देखती रही, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा देखते ही वो प्रदर्शनकारियों की तरफ दौड़ पड़ी। इजरायली पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। असल में इजराइल ने जिस जगह बैरिकेड लगाए थे वहां रमजान के महीने में रोजा खोलने के बाद फिलिस्तीनी जुटा करते थे। बैरिकेडिंग की वजह से वहां काफी दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे। ऐसे में अब जब रास्ता खुल गया तो इलाके में शांति कायम रखने की उम्मीद जगी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना जरूरी काम के सड़कों पर घूमते पकड़े गए। सतना से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में गश्त पर निकली पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों पर सख्ती भी बरती। किसी से कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई तो कोई मुर्गे की तरह सड़क पर बैठा दिखा। छतरपुर में सड़कों पर थूक फेंकने वालों की तो शामत ही आ गई। वहाँ से आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले थूक फेंकने वालों से सफाई करवाते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोगों को मुर्गा बनने की सजा दी गई। मंदसौर में भी कर्फ्यू तोड़ना कई लोगों को महंगा पड़ा। उन लोगों से बीच बाजार में मेंढक चाल चलवाई गई, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। गुजरात के सूरत में एक अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां फंसे कुछ कोरोना मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि अस्पताल की 5वीं मंजिल पर यह आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भड़की, जिसके फैलने पर वहां अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम सूचना मिलने के फौरन बाद वहां पहुंच गई और अस्पताल की 5वीं मंजिल पर फंसे मरीजों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। वहां से एक एक कर स्ट्रेचर पर मरीजों को नीचे लाया गया और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ज्यादा होने की वजह से सभी जो पेशेंट है, करीब 10 से 11 पेशेंट है, उनको सबको शिफ्ट कर दिया। अस्पताल में आग लगने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों की भीड़ वहां जुटती चली गई। ऐसे में मरीजों को बचाने के साथ साथ पुलिस वालों के लिए भीड़ पर काबू पाना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। यूपी के हरदोई में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से गिरोह का मास्टरमाइंड मुन्ना वहां से फरार हो गया। बताया गया कि मुन्ना इलाके का सभासद भी रह चुका है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर महामारी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने फरार आरोपी मुन्ना की तलाश में कई टीमों को लगा दिया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। मौके से 35 सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिसमें एक भरा हुआ तथा 34 खाली है। पुलिस ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो मुख्य दुकानदार है मन्ना पुत्र इरशाद, मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, महामारी एक्ट व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। शीघ्र ही फरार अभियुक्त मन्ना पुत्र इरशाद को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और इसी तरह की तस्वीरें मिर्जापुर जिले से भी सामने आई। वहां भी फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर लोगों ने खूब हंगामा किया। 4 चरणों में हो रहे इस चुनाव के पहले और दूसरे चरण में भी कई जगहों से मारपीट और हंगामे की खबरें सामने आई और ये सिलसिला तीसरे चरण में भी जारी रहा। हिंसा की ऐसी ही एक तस्वीर मिर्जापुर से सामने आई, जहां गांव वालों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर मतदान केंद्र पर अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के इस हमले से पुलिस खुद को बचाती नजर आई।
वहीं महिलाएं भी इस हंगामे में पीछे नहीं रहीं। पथराव के डर से जब मतदान कर्मियों ने एक कमरे को बंद कर दिया तो उनका गुस्सा भड़क गया। पत्थरों की बारिश से पोलिंग बूथ की तस्वीर ही बदल गई। यहाँ तक कि अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आईं, जिसके बाद पुलिस को भी उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी देनी पड़ी। इस तरह नारेबाजी करोगे, पुलिस पे हमला करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। बताया गया कि इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब वोटर लिस्ट में कुछ लोगों को अपने नाम नहीं मिले। बाहर की वोटर लिस्ट और अंदर की वोटर लिस्ट में, उनकी वोटर लिस्ट में कोई पन्ने नहीं थे, जिस कारण से कुछ उनको भ्रम हो रहा था। बाद में पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से निकालकर मतदान दोबारा शुरू करवाया। हिंसा की इसी तरह की तस्वीरें कुछ दूसरे शहरों से भी सामने आई। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन फ्री में लगेगी। दिल्ली सरकार ने लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन से भरा एक टैंकर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल भिजवाया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कृपाल आश्रम में कुछ वक्त के लिए 1000 बेड का अस्पताल बनाया गया, जिसे जल्द कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और विधायक संजीव झा ने वहां चल रही तैयारियों की जानकारी ली। अराउंड 1000 बेड्स की तैयारी की जा रही है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा। टीम के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से हटने का फैसला लिया। उन्होंने ये कदम कोरोना संकट की वजह से उठाया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। दिल्ली के बुराड़ी में एक आश्रम में 1000 बेड का कोरोना सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसका मुआयना करने राजधानी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन खुद पहुंचे। ऑपरेशनल होने में इसको 1-2 दिन का समय और लग सकता है, क्योंकि अभी पीछे से गैस आने हैं। इस आश्रम से जुड़े एक शख्स ने दावा किया कि वहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो टोटल 175 के करीब टोटल सुविधा है जो टॉयलेट्स की है। बहुत बढ़िया रहेगा, इससे तो सब लोगों को फायदा होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि राज्य में दिल्ली और महाराष्ट्र से भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। ऐसे में 14 दिनों के लिए क्लोज डाउन लगाया जा रहा है। कर्नाटक में ये सख्त पाबंदियां आज रात से लागू की जाएंगी। हालांकि जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को सख्त निर्देश दिए। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिए कि कोरोना संकट से निपटने के लिए वो कोरोना जांच के केंद्रों को बढ़ाएं, ताकि लोगों को जांच के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। साथ ही दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया कि वो हर अस्पताल में एक अधिकारी की नियुक्ति करें, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत के बारे में जानकारी मिलती रहे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन लाने के लिए राज्य खुद ही टैंकरों का इंतजाम करे और केंद्र सरकार इस बात पर नजर रखे कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। इसी सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पिछले कई दिनों के बाद महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या के साथ इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो वहां कोरोना के 48,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और 524 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में करीब 72,000 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,876 केस मिले हैं और वहां 71 लोगों की मौत हुई है। पुणे में 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं और 151 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 5800 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 89 लोगों की जान गई है। पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या 6,74,000 से ज्यादा है और अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मिनी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर लगातार तीसरी बार कामयाबी के साथ उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर को वहां पहली बार 19 अप्रैल को उड़ाया गया था, तब ये सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई तक उड़ सका था। लेकिन तीसरी बार इसने नासा के वैज्ञानिकों की उम्मीदों से भी बेहतर काम कर दिखाया। इस बार यह हेलीकॉप्टर 16 फीट की ऊंचाई तक उड़ा और साथ ही इसने दाएं और बाएं घूमते हुए कुल 164 फीट की दूरी भी तय की। इस दौरान वो 80 सेकंड तक हवा में रहा। इतना ही नहीं, इस बार इस हेलीकॉप्टर की रफ्तार भी पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा रही। कामयाबी के साथ उड़ान भरने के बाद यह हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर दोबारा लैंड हो गया। अगले कुछ दिनों में इस हेलीकॉप्टर को कई बार उड़ाया जाएगा।
जहां हर बार पहले से ज्यादा ऊंचाई और दूरी तय करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में भी कोरोना केस में कमी आई है, लेकिन इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना की वजह से रिकॉर्ड 380 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच 22,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर लौट गए। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 से ज्यादा है। पॉजिटिव रेट 35% के पार पहुंच चुका है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 92,000 से ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कई अस्पतालों को सिलेंडर पहुंचाए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के एक अस्पताल ने भी पास के थाने को ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया, जिसके बाद रात के वक्त ही दिल्ली पुलिस के जवान ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़े। पुलिस की टीम 25 खाली सिलेंडर के साथ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची और वहां से ऑक्सीजन भरवाकर अस्पताल लौटी। लौटने में किसी तरह की देरी ना हो, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जवानों ने अस्पताल तक का रास्ता तय किया। बुराड़ी के जिस कपिल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाई गई, वहां 40 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कालकाजी इलाके के IRENE अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि वहां केवल 20 मिनट की ही ऑक्सीजन बची है। तुरंत DM, SDM समेत प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और किसी तरह वहां ऑक्सीजन के 6 सिलेंडर पहुंचाए गए। इस अस्पताल में भी 30 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। कोरोना काल में खड़ी हुई ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई शहरों में कुछ लोग जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। इन लोगों ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर मदद का हाथ बढ़ाया, जिसकी कुछ तस्वीरें जम्मू से भी सामने आई, जहां एक ऑक्सीजन गैस एजेंसी के मालिक ने जरूरतमंदों के घर तक मुफ्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम शुरू किया। इस मुश्किल वक्त में वो अपने कर्मचारी की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरवाकर कोरोना मरीजों के घरों तक पहुंचाने में जुट गया। जो नीडी पीपल्स हैं वो हमें पैसे नहीं देंगे, हम उसको फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कुछ इसी तरह की कोशिश उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले एक आदमी ने की, जिसके साथ धीरे धीरे कुछ और लोग भी जुड़ गए और उन्होंने सांसों की कीमत को समझते हुए जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई शुरू कर दी। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब घर के अंदर भी मास्क पहनने का वक्त आ गया है। ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। डॉक्टर VK पॉल ने वैक्सीन पर महिलाओं के भ्रम पर भी जवाब दिया। उन्होंने महिलाओं से बिना किसी गलतफहमी का शिकार हुए टीका लगवाने की सलाह दी। Can vaccine be given during menstruation, during the period? The answer is yes. The vaccination can be given, should be given, and this is no reason to not to postpone vaccination.
कोरोना की नई लहर पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने सीडीएस विपिन रावत के साथ भी एक बैठक की। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सीडीएस के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना की ओर से किए जा रहे कामों और तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें विपिन रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 वर्षों में सशस्त्र बलों से रिटायर्ड हो चुके या फिर वीआरएस ले चुके डॉक्टरों को फिर से बुलाया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया जा रहा है और तीनों सेनाओं के पास मौजूद ऑक्सीजन के स्टॉक को अस्पतालों तक पहुंचाए जाने की जानकारी भी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। इतना ही नहीं, इस बैठक में सीडीएस ने देश भर के केंद्रीय और राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड की मदद लेने पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। सलमान खान की फिल्म का गाना रिलीज हो गया। सलमान खान की फिल्म राधे का पहला गाना सिटी मार रिलीज कर दिया गया। ये फिल्म ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना मरीजों से जुड़ी एक जनहित याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी अस्पताल कोरोना के गंभीर मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को एक खत लिखा और कोरोना महामारी से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने सभी से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील भी की। आईपीएल में आरसीबी के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन और स्पिनर एडम जेम्पा ने बीच में ही अपने देश ऑस्ट्रेलिया लौटने का फैसला लिया। इसके पीछे उन दोनों ने निजी वजह का हवाला दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली 62 साल की एक बुजुर्ग ने कोरोना को मात दे दी। उषा निगम नाम के इस बुजुर्ग के फेफड़ों में 95% तक इन्फेक्शन फैल गया था, जो परिवार वालों के साथ और आत्मविश्वास की वजह से ठीक हुई, जिन्हें राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी। उषा निगम को 80 दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कोरोना से जंग जीत ली। बहुत कमजोरी आ गई थी, खाना नहीं खा पाती थी, तो चम्मच से मुझे खाना भी खिलाया, छोटी वाली ने, बड़ी वाली ने, दोनों ने। यूपी में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के 33,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि इस महामारी की चपेट में आने से वहां रिकॉर्ड 249 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 26,719 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4500 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 21 लोगों की जान गई है। इसके बाद कानपुर में 2000 से ज्यादा केस मिले हैं और 28 लोगों ने जान गंवाई है। वाराणसी में 1838, गोरखपुर में 1539, मेरठ में 1290 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या करीब 3,04,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक इस बीमारी से पूरे राज्य में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकी देश सोमालिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ने पर जनता बगावत पर उतर आई है। मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद के शासन की मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने बिना चुनाव कराए ही उसे 2 साल के लिए बढ़ा दिया। पिछले 30 साल से सोमालिया गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और राष्ट्रपति के बढ़े हुए कार्यकाल ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। क्योंकि सुरक्षा बल में ही 2 फाड़ हो गई और राष्ट्रपति का विरोध करने वाले सैनिकों ने पूरे लाव लश्कर के साथ राजधानी मोगादिशु पर धावा बोल दिया। उन्हें जनता का भी साथ मिला और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। बच्चे तक सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने में आगे दिखे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी तो की ही, उनकी तस्वीरें भी फूंक डाली। इतना ही नहीं, वो फोटो पर लात मार मार कर अपना गुस्सा भी निकालते दिखे। ये बवाल सूरज ढलने के बाद भी शांत नहीं हुआ। उल्टा रात में तो राजधानी मोगादिशु जंग का मैदान बन गई। तस्वीरों में तो सब शांत नजर आया, लेकिन ऑडियो में इस शांति को चीरती ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज साफ साफ सुनाई दी। असल में हुआ ये कि राष्ट्रपति का विरोध करने वाले सैनिकों से लोहा लेने के लिए सेना में शामिल राष्ट्रपति के समर्थक भी मैदान में उतर गए और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। यूपी के प्रयागराज में शवों को मुफ्त में शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए फैजुल नाम के एक आदमी ने मदद का हाथ बढ़ाया। कोरोना की वजह से शवों को शमशान घाट ले जाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में फैजुल न सिर्फ मुफ्त में अपनी गाड़ी मुहैया करवाता है, बल्कि वो खुद शवों को कंधा भी देता है। फैजुल की इस मदद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई।
जिनमें एक तस्वीर में वो अपनी गाड़ी से एक शव को उतारकर अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले जाता दिखा। शव को कंधा देने वालों में उसके साथ मरने वाले के परिवार के कुछ लोग भी मौजूद थे। बताया गया कि कोरोना से लगातार हो रही मौत की वजह से वो दिन रात इसी तरह जरूरतमंदों के साथ खड़ा नजर आता है। सब धर्म के लोगों को फैसिलिटीज फ्री देते हैं। हाँ, फ्री देते हैं। कब्रिस्तान पहुँचाना हुआ, शमशान घाट पहुँचाना हुआ, सबका काम मैं करता हूँ। फैजुल लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी खुद करता है। बताया गया कि इसके लिए उसे आम लोगों से कुछ मदद भी मिल जाती है, जिससे उसकी गाड़ी का तेल और ड्राइवर का खर्चा निकल जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के जामनगर से मुंबई के लिए एक ट्रेन के जरिए 3 ऑक्सीजन टैंकर भेजे। कोरोना संकट में रेलवे की तरफ से चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए 44 टन ऑक्सीजन लेकर ये टैंकर मुंबई के लिए रवाना हुआ, जो दिन रात का सफर तय कर कलम्बोली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिन्हें ट्रेन से उतारने के लिए वहां पहले से तैयारियां पूरी दिखी। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से मुंबई करो के लिए करीब 44 टन ऑक्सीजन का ट्रेन अभी नवी मुंबई पहुंची है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर ने भरोसा दिया कि जरूरतमंदों तक जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर मतलब बिना विलम्ब पहुंचे, इसलिए जहां पे जरूरत है के नॉर्म्स के हिसाब से वहां पे वो पहुंचा दिया जाएगा। ट्रेन से 3 ऑक्सीजन सिलेंडरों को उतारने के लिए कुछ क्रेन वहां खड़ी दिखी और बिना किसी देरी के इस काम को शुरू किया गया। भारत में गहराए कोरोना संकट के बीच फ्रांस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस ने ऐलान किया कि वो 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 5 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर की जरूरतों को फिलहाल पूरा करेगा। दावा है कि इस हफ्ते के आखिर तक ये सभी चीजें फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगी। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में एक छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। लोगों ने बताया कि 20 साल के छात्र पर कुछ लोगों ने बम से हमला कर दिया, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी और जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने भी जमकर बवाल किया। महिलाओं ने एक सरकारी दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका जा सका। वहां से गुजरने वाले लोगों को रोकने की भी कोशिश की गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। लोगों ने पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए और सड़क पर ही मारे गए छात्र की तस्वीर लेकर धरने पर बैठ गए। यूपी के आगरा में कोरोना मरीजों के कुछ तीमारदारों ने नेशनल हाईवे पर जैम लगाकर प्रदर्शन किया। वहां एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई, जिसके बाद उस अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों पर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो लोग तुरंत ही अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए हाईवे पर चले गए और प्रशासन से ऑक्सीजन की मांग करते हुए उसे जैम कर दिया। इस बीच उन लोगों ने नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में एक महिला भी शामिल थी, जिसने ऑक्सीजन की कमी के लिए वहां के प्रशासन को जिम्मेदार माना। तो हम क्या करें, अब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है। कोरोना मरीजों के तीमारदारों का ये प्रदर्शन काफी देर तक इसी तरह चलता रहा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जैम में फंस गई। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन में कुछ लोग इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहे तनाव के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पड़ोसी इजराइल से फिलिस्तीनियों को उनका हक देने की मांग की। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब पिछले हफ्ते इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हुई खूनी झड़प, जिसके बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान में करीब 100 प्रदर्शनकारी सड़क किनारे जुट गए और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन में शामिल कई लोग वो भी थे जो यरूशलेम छोड़कर जॉर्डन में बसने को मजबूर हो गए। हाथ में फिलिस्तीन के झंडे लेकर उन्होंने उसका समर्थन किया और जॉर्डन की सरकार से इजराइल से शांति समझौता रद्द करने की मांग उठाई। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने जॉर्डन से इजराइल के राजदूत को निकालने तक की बात कह दी। पूर्वी यरूशलेम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ है और उस पर इजराइल का कब्जा है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि यरूशलेम पर फिलिस्तीन का हक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 2 दिन के अंदर दूसरी बार चिट्ठी लिखकर पंजाब के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की अपील की। अपनी चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने लिखा कि राज्य में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पंजाब के लिए रोजाना 250 टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद नए वितरण के मुताबिक कोटा नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए तुरंत दखल देने की मांग की।
पंजाब के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना केस बढ़ने की वजह से पंजाब में ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति गंभीर होती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से अनुरोध है कि वो ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि पंजाब को लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी हो। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। वहां अस्पताल के स्टाफ पर महिलाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। महिलाओं ने अस्पताल पर इलाज के नाम पर अनाप शनाप पैसा वसूलने और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग एक महिला को जमकर पीटते नजर आए। मारपीट में शामिल कुछ लोग तो पीपीई किट पहने दिखाई दिए। ये लोग काफी देर तक महिला को पीटते रहे। इस दौरान वो और उसकी बहन जान बचाने के लिए चीखती नजर आई, लेकिन हमलावरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। बाद में दोनों महिलाएं थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मारापुटी करके वहाँ से बाहर निकाल दिया, हमको पेशेंट के पास में जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ पर उनसे कैश और गाड़ी छीनने का आरोप भी लगाया। 1 लाख रुपए मेरे हॉस्पिटल से गायब है। वो ये पैसे की रिपोर्ट भी मुझे मना कर चुके हैं। पुलिस ने बिल के भुगतान और लेन देन को विवाद की वजह बताया। बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हजार का, इस बात पे इनका आपस में विवाद हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चुनाव के समय ही कोरोना मरीजों के बढ़ने पर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि अदालत ने इतना तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जिसके लिए उसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कोरोना संकट में राजनीतिक दलों को रैलियों की इजाजत देने और प्रचार में नियमों का पालन नहीं करवाए जाने पर भी लताड़ा, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद सभाओं में ना तो मास्क पहनने का नियम लागू हो पाया और ना ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का। सुनवाई के समय तो चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने आयोग से यहां तक पूछा कि जब चुनाव हो रहा था तब क्यों वो किसी और ग्रह पर थे। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि मतगणना के दिन यानी 2 मई को कैसे कोरोना के नियमों का पालन करवाया जाएगा, इसका वो ब्लूप्रिंट बताएं, नहीं तो वोटों की गिनती रोक दी जाएगी। क्योंकि अब हालात लोगों की जान बचाने और उनकी सुरक्षा करने का है, जो सबसे ऊपर है, बाकी सब इसके बाद आता है।